और इनफैक्ट आज निफ्टी का टॉप गेनर बन के खड़ा हुआ है। 4.5% का उछाल, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर बन के खड़ा हुआ है यही बैंक। इस तरह का मोमेंटम। चलिए क्विकली बाजार आप लोग की स्क्रीन पर ले आता हूं। और क्या तेजी है, हफ्ते का आखिरी दिन है और इस पूरे हफ्ते हरे निशान पे बंद हुए। पहले के 2 दिनों में 133 पॉइंट का मंडे और ट्यूसडे को उछाल, वेडनेसडे को 40 पॉइंट निफ्टी में उछाल, उसके बाद कल हरे निशान के साथ लेकिन साइडवेज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए और आज फिर से मोमेंटम रिज्यूम। तो कल सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ, बायसनेस पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे हम सुबह से चैनल पे चला रहे हैं, लगातार 5वें दिन खरीदारी और दुनिया भर का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले मार्केट इस हफ्ते के इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैं। 11,440, तो कई लोग 11,500 इवेंचुअली सीरीज में देखने की बात कर रहे थे, शायद वो आज ही के ट्रेडिंग सेशन में देखिए 11,450 तो हम वहीं पे खड़े हुए हैं। 100 पॉइंट निफ्टी आज ऊपर ट्रेड करता हुआ और चौतरफा खरीदारी है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग, लेकिन ये आज लार्जली जो है ना लार्ज कैप्स इस मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं। और कौन से वो आप लोग की स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस, सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों की तरफ से। और यही वो दोनों पॉकेट्स भी हैं, बैंक्स जहां पे बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, और दूसरा आईटी, हमने हेडलाइन में मेंशन करा रुपए में किस तरह की मजबूती है, उसके बावजूद वापस आईटी आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। तो जब लिक्विडिटी आती है ना तो आईटी तो पसंदीदा बेट होता है एफआईआईएस की। देखिए खरीदारी वहां हर जगह लिक्विडिटी का फायदा मिल रहा है। लेकिन चलिए आज के मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करते हैं, उसके बाद मार्केट्स पर लौटूंगा कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो। स्टार सीमेंट्स के सीईओ संजय गुप्ता साहब जुड़ते हुए। गुप्ता साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट बेस्ड आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, पहले धंधा समझाएं सर, क्या कैपेसिटीज, क्या प्योरली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही आप कंसंट्रेट करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में? हमारी टोटल कैपेसिटी 4.3 मिलियन टन है। प्राइमरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे 2 बड़े प्लांट हैं। नॉर्थ ईस्ट की टोटल कैपेसिटी 3.8 मिलियन टन है। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीमेंट बाहर भी बेचते हैं। बंगाल और बिहार में भी हम लोग सीमेंट बेचते हैं। 70% हमारा वॉल्यूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आता है एंड 30% वॉल्यूम हमारा आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट से आता है। वी हैव हमारे कुछ एक्सपेंशन प्लान बंगाल और बिहार के लिए भी हैं। हम एक 2 मिलियन टन की फैक्ट्री सिलीगुड़ी में लगा रहे हैं। उससे हमारा मैं केपेक्स पे आऊंगा, नहीं तो मैं क्या सर धंधा समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद आपके प्लान्स पे आता हूं। तो जो आपने कहा 70% नॉर्थ ईस्ट से, 30% बाहर से, तो 30% बाहर मतलब ये बिहार और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं आप बाहर से, ये नॉर्थ ईस्ट में कैटेगराइज हो गया नहीं ना? नहीं, बंगाल और बिहार नॉर्मली ईस्ट में कैटेगराइज होता है। हाँ ठीक बात, तो ये 2 ज्योग्राफीज और भी जोड़ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट प्लस इन मार्केट्स में। अच्छा ये बताएं, नॉर्थ ईस्ट में सीमेंट कंजम्पशन का बाजार कितना बड़ा है सर, वो ज्योग्राफी किस दर से ग्रो कर रही है, और स्टार सीमेंट्स का हाउस मार्केट में क्या शेयर है, कुछ अंदाजा? स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। हमारा 24% मार्केट शेयर है। इस साल नॉर्थ ईस्ट में सीमेंट डिमांड की ग्रोथ अच्छी रही है। इस बार अभी तक के 9-10 महीने में टोटल ग्रोथ 12% की आई है, जो कि बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2018 में ये ग्रोथ करीब 7-8% के आसपास ही हुआ करती थी। तो इस बार हमको सीमेंट डिमांड में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है। तो ये श्री सीमेंट्स वगैरह के जो ईस्ट में प्लांट्स हैं वो सब मार्केट नहीं कैप्चर कर पाए। आप सबसे प्रीडोमिनेंट प्लेयर हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ऑलमोस्ट 1/4 बाजार आपके पास। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में 1/4 बाजार हमारे पास है। श्री सीमेंट इस मार्केट में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, श्री सीमेंट बिहार के मार्केट तक ही प्रेजेंट है। अभी शायद वो लोग एक झारखंड में कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो उससे उनका प्रेजेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, बट नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली श्री सीमेंट का प्रेजेंस नहीं है। अरे वाह, अच्छी बात। अच्छा, तो ओवरऑल मोमेंटम कैसा है सीमेंट स्पेस का? हम लोग देश के तमाम ज्योग्राफीज में बातचीत करते हैं तो डिमांड इस समय बड़ी ठंडी पड़ी हुई है, पर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा मैं अलग मानता हूं, इसीलिए क्योंकि ये जब से सेंट्रल गवर्नमेंट आई है नई, बड़ा नॉर्थ ईस्ट को थ्रस्ट देने की कोशिश, नॉर्थ ईस्ट को एलोकेशंस वगैरह दिए गए थे, क्या इन सबको कोई फायदा हो रहा है? क्या इकोनॉमी स्टिमुलेट हुई है क्या? नॉर्थ ईस्ट वैसे लास्ट 4-5 साल से ही 7 से 8% की ग्रोथ पे था। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा ग्रोथ हमने रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा देखी है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पुश से जरूर फर्क पड़ा है। इस साल डेफिनेटली उस फर्क का लास्ट ईयर तक ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो अवार्ड हो रहे थे उनमें जो इनिशियल हिकअप्स थे उसमें टाइम जरूर गया,
लेकिन इस बार अब हम लग रहा है कि प्रोजेक्ट में थोड़ी सी तेजी आ रही है और उसकी वजह से इस 9 महीने 10 महीने में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छी डिमांड देखी है। सो ये लगता है कि ओवरऑल बट ईस्ट की ज़्यादातर डिमांड जो है रिटेल ड्रिवन ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल बिहार दोनों मार्केट्स में जहाँ हम प्रेजेंट हैं, मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ कि लार्जली रिटेल ड्रिवन है। बट गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कि जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग और रूरल सेगमेंट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी इंडिविजुअल आदमी के हाथ में जो पैसा वो डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रूरल डिमांड में एक पिकअप जरूर आएगा। तो इससे दो सवाल उठते हैं सर मेरे जहन में गुप्ता साहब। पहला तो ये 7% की दर से पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट का सीमेंट बाजार ग्रो कर रहा है। औसतन देश की सीमेंट ग्रोथ कितनी है और क्या नॉर्थ ईस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है? थोड़ा उसको पर्सपेक्टिव में रख के बताएं मुझे। और दूसरा, जब आपने कहा रिटेल सेंट्रिक मार्केट है, रिटेल ही खपत होता है, तो हम लोग आम धंधों में तो कहते हैं रिटेल के लिए, जहां रिटेल डायरेक्टली होता है तो वहां पे रियलाइजेशन बेहतर हो जाते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा है क्या? ओवरऑल अगर आप इंडिया में सीमेंट डिमांड देखें तो लास्ट 4-5 साल में ओवरऑल सीमेंट डिमांड कोई डिपेंडिंग ऑन अलग अलग रीजन के हिसाब से 5 से 6% के बीच ही रही है। बट आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो वो डिमांड करीब 8% के आसपास एवरेज मिलेगा आपको। सो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट का सीमेंट डिमांड हमेशा से बेटर रहा है। उसका रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट ओवर इतने सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ और अभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, 2 कांग्रेस गवर्नमेंट और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत फोकस डाला है नॉर्थ ईस्ट पे डेवलपमेंट के लिए। सो उससे डेफिनेटली डिमांड पे ओवरऑल और एक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत बेटर हुआ है लास्ट 15-20 साल में, बिकॉज ऑफ लोअर इंसर्जेंसी एंड चीजें अच्छी हुई हैं, उससे भी डिमांड में फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जब नॉर्थ ईस्ट की डिमांड पिछले 4-5 साल से 7% की ग्रोथ दिखा रही है, आउट परफॉर्म कर रही है बाकी रीजन्स को, तो प्राइसिंग क्यों दबाव में? मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खैर ये ईस्ट वाली बात हो गई, लेकिन साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि बाकी तमाम रीजन्स में हमने देखा है सीमेंट प्राइसेस पर बैग ऑफ लेट उछले, नॉर्थ ईस्ट में दबाव देखने को मिला। ऐसा हुआ है क्या सर? प्राइसिंग कैसी पैन आउट हुई आपके केस में? नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। ऑफ सीजन के समय डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्राइस पे प्रेशर रहता है, बट नॉर्थ ईस्ट के प्राइसेस हमेशा स्टेबल रहे हैं। इस साल भी अभी प्राइस स्टेबिलिटी अच्छी है। ईस्ट में डेफिनेटली बंगाल बिहार में थोड़े प्राइसेस सबड्यूड थे, बट हमने कुछ अपटिक इन प्राइसेस जरूर देखा है इन द मंथ ऑफ मार्च। होपफुली 3-4 महीने अभी और अच्छे सीजन के बाकी हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमारी उम्मीद ये है, क्योंकि डिमांड अच्छी है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मार्केट्स में, तो हमारी उम्मीद ये है कि कुछ जरूर हम लोग प्राइस में अपटिक देखेंगे। नहीं, तो आपने 2 वर्ड इस्तेमाल करे जो हम लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एक आपने कहा प्राइसेस ऑफ लेट सबड्यूड देखने को मिले, दूसरा आपने कहा प्राइसेस में अब अपटिक देखने को मिल रहा है। तो कितना दबाव आया था कीमतों में और ऑफ लेट कितनी कीमतों में सुधार हुआ है, क्वांटिफाई कर सकते हैं सर? नहीं, ईस्ट में हमने डेफिनेटली 20 से 25 रुपए की गिरावट देखी थी ऑफ सीजन के टाइम पे, और अभी हमने 10 से 15 रुपए की अपटिक देखी है। हमारी उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर में जो भी गिरावट आई थी हम उसको कवर करके थोड़ा प्राइस इंप्रूवमेंट ले पाएंगे। अच्छा, आपने कहा था आपका 4.3 मिलियन टन कैपेसिटी है, 4 मेघालय में यूनिट्स हैं, 1 गुवाहाटी में, 2 यूनिट वेस्ट बंगाल में, 2 यूनिट हायर्ड यूनिट्स हैं जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं ना सर? तो ये 4.3 मिलियन टन जो यूनिट्स हैं आपके, इस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कहाँ खड़े हैं? और आपने शुरुआत में केपेक्स की बात की थी, जिसमें मैंने टोका था कि बाद में आऊंगा, पहले धंधा समझ लूं आपका। अब वो फिर आप तो 4.3 मिलियन टन के बियॉन्ड कितने जाने की तैयारी, कहां पहुंचा है केपेक्स, कब ऑन स्ट्रीम होगा? अभी हमारी टोटल 4.3 में हमारे पास जो 2 हायर्ड यूनिट हैं वो बंगाल में हैं। उनकी कैपेसिटी बहुत छोटी है, अराउंड 0.5 मिलियन है। ये हायर्ड यूनिट मतलब किसी के डिफंक्ट यूनिट से जिनको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हो रहा है? ये आपकी ब्रांडिंग करके वो बेच रहे हैं या आपने उनका यूनिट ही ले लिया है किराए पे और आप वहां पे सीमेंट बना रहे हो? बेसिकली हमने उनकी यूनिट किराए पे ली हुई है जिसको हम चला रहे हैं। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने कहा हमारी कैपेसिटी 3.8 मिलियन है। टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज हमारी अराउंड 75% है, और गोइंग फॉरवर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बेटर होगी। आपने इन्वेस्टमेंट की बात पूछी, तो अब ये जो 4.3 मिलियन टन टोटल कैपेसिटी है, अभी हम एक 2 मिलियन टन की ग्राइंडिंग कैपेसिटी सिलीगुड़ी में लगा रहे हैं, जो दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 तक चालू हो जाएगी। उससे हमारी टोटल ग्राइंडिंग कैपेसिटी 6.3 मिलियन टन हो जाएगी। अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्ट है
जहां पे लार्जली आप इस समय प्रेजेंट हैं, उसके बियॉन्ड जाने की क्या तैयारी हो रही है? ये सिलीगुड़ी का प्लांट मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल हुआ, सिलीगुड़ी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये क्या कोशिश होगी ईस्ट इंडिया में पकड़ बनाने की, आप नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश, यही आइडिया है क्या? बिल्कुल, यही आइडिया है। 2 मिलियन टन सिलीगुड़ी में प्लांट लगाने का पर्पस ये है कि हम अपनी पकड़ बंगाल और बिहार के मार्केट को टारगेट करके बढ़ाना चाह रहे हैं। और इस साल के अंत तक ये प्लांट जब पूरे प्रोडक्शन पे आ जाएगा, वंस प्रोडक्शन स्टार्ट, हम लोग डेफिनेटली एक बेहतर सेल्स और प्रोडक्शन यहाँ कर पाएंगे। अच्छा, ईस्ट इंडिया में तो मैं पढ़ रहा था बहुत तगड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहे हैं, देश में सबसे तगड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन शायद उसी रीजन में आ रहे हैं, जिसमें दालमिया भारत का आ रहा है, जिसमें श्री सीमेंट का आ रहा है, जिसमें रैमको सीमेंट का भी मेरे ख्याल से कोलाघाट और जजपुर यूनिट्स आ रहे हैं। तो जब तक आप ऑन स्ट्रीम होंगे, ये लोग भी ऑलमोस्ट ऑन स्ट्रीम होने की तैयारी कर रहे हैं कमीशन करने की, तो दबाव नहीं आने वाला क्या? फिर एक साथ कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आ रही हैं। ईस्ट में ऑलरेडी एक डिमांड सप्लाई गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप बंगाल, बिहार और झारखंड की कैपेसिटी पूरी की पूरी डिमांड देखें तो करीब 38 से 40 मिलियन टन की डिमांड आ जाती है। और यहाँ पे अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो यहाँ पे करीब जो है आपको 30-32 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट उड़ीसा और आंध्रा और इन रीजन से आती है। सो इसके डिमांड सप्लाई को गैप को देखते हुए ये सीमेंट प्लांट आ रहे हैं। ये आपने ठीक कहा कि रैमको और डालमिया, श्री सीमेंट और हमारा प्लांट दोनों सब आ रहे हैं। और ये करीब इन प्लांटों को आते आते मेरी उम्मीद है कि 12 से 18 महीने में प्लांट आ जाएंगे। बट फिर भी ये पूरा रीजन को करीब 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। तो हर साल तो 4 मिलियन टन इंक्रीमेंटल डिमांड यहाँ आ रही है। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। डेफिनेटली एक साल में अगर आएंगे प्लांट तो कुछ प्रेशर जरूर रहेगा, बट मुझे लगता है ओवरऑल डिमांड सप्लाई विल टेक केयर ऑफ दैट। और इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि Q3 पिछले साल 13-14 करोड़ रुपए की फाइनेंस कॉस्ट इस बार रिड्यूस होकर 2.5 करोड़ हो गई। 9 महीने की फाइनेंस कॉस्ट 44 से घट के इस बार 11 करोड़ हो गई। तो क्या ये बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस हुआ है ऑफ लेट क्या? अगर हाँ तो कितना, और इस समय क्या स्थिति है? अभी हमारी कंपनी नेट कैश कंपनी है, सो देयर इज नो डेट इन द बैलेंस शीट। ये ऑफ लेट ही पे ऑफ करा है क्या? हाँ, हमारा 2018 में जो है हमारे पास सब्सिडीज थी और डेट था। जो सब्सिडीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गई हैं मुझे। अभी हमारे जो टोटल सब्सिडी बाकी है गवर्नमेंट से, वो अभी 400 करोड़ आनी बाकी थी, जिसमें से 150 करोड़ रुपया ऑलरेडी आ चुका है, जिसका 115 करोड़ रुपया तो हमें मिल गया है और 42 करोड़ रुपया एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। बाकी हमारा 250 करोड़ रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, जो कि अगले साल दूसरी तिमाही तक आ जाएगा। नहीं, ये वो फ्रेट सब्सिडी क्लेम्स की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्रेट सब्सिडी क्लेम्स क्या हुए सर? नॉर्थ ईस्ट में एक स्कीम हुआ करती थी 2007 की, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेटिंग प्लांट्स को एक सब्सिडी मिलती थी। उनके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के ऊपर एक फ्रेट की सब्सिडी मिलती थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्रेट नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। इसको सब्सिडाइज करने के लिए एक फ्रेट सब्सिडी दी जाती थी। अब वो फ्रेट सब्सिडी खत्म हो गई है। ये पुरानी बकाया रकम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें देनी थी, वो पैसा अभी आ रहा है। तो अभी लास्ट रिपोर्ट आई थी 115 करोड़ रुपए आ गए, फर्दर अमाउंट ऑफ 42 करोड़ रुपीज आना एक हफ्ते के अंदर। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर? मैंने जैसे कहा 400 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी, जिसमें मैं मिस कर गया था। 150 करोड़ रुपया आ जाएगा, तो 250 करोड़ रुपया और बचेगा। और ये जो पैसा आ रहा है डायरेक्टली आपके कैश सरप्लस बन जाएगा, है ना? हम ऑलरेडी कैश सरप्लस हैं। ये पैसा आएगा तो इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इस पैसे का हम लोग सिलीगुड़ी में जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे। अच्छा, Q3 में सब ठीक था, आय 11% उछली। मैं इसीलिए प्राइसिंग की बात भी छेड़ी थी सर आपसे, क्योंकि EBITDA 14% गिरा, मुनाफे में 8-8.5% का दबाव, और पिछले साल के मुकाबले मार्जिन ऑलमोस्ट 850 बेसिस पॉइंट वाइप आउट हो गए थे। इस तरह का ऑपरेशनल लेवल पर प्रेशर क्यों सर? ऐसा है, लास्ट ईयर के जो नंबर्स आप देख रहे हैं, उन नंबर्स में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एक बड़ा था। लास्ट ईयर हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिला करती थी। अच्छा, इस साल के ऑपरेशंस अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं है। तो आपको अगर अब ये एड अप होगा जो आपको पैसा रिलीज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको
एप्पल एप्पल कंपैरिजन अगर आप करेंगे दोनों सालों का, तो इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी पहले की प्रॉफिटेबिलिटी से बेटर है। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक बार वो आपने बड़े अच्छे बार ग्राफ बनाए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो दिखाए, फाइनेंशियल ईयर के बार ग्राफ्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। तो रेवेन्यूज सर, मैं चलिए इस साल को छोड़ देता हूं, तो रेवेन्यू मोमेंटम एक तरह से अटकता हुआ नजर आ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में ओवर द ईयर्स, अब ये प्रॉफिट के बाद लेकर आइए, तो ये रेवेन्यू मोमेंटम ऑलमोस्ट स्टेबल है, और प्रॉफिटेबिलिटी के बाद में मुझे दबाव देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता था, ये ऑपरेशनली वीकनेस अभी तो ठीक है, आपने रीजन बताया मुझे फ्रेट सब्सिडी का, लेकिन इवेंचुअली ये प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्शन क्यों देखने को मिल रहा है? कब तक ये मूवमेंट अरेस्ट होगा सर इस तरह का? ऐसा है, जैसे मैंने कहा, ये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो पहले हमको मिला करती थी, अब वो नहीं है। पहले हमारी टोटल इबिटा मार्जिन करीब 1850-1900 रुपया पर टन हुआ करती थी, जिसमें कि करीब 350 से 400 रुपये टन की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का एलिमेंट हुआ करता था। अगर आप उसको निकाल दें, नेट ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, हमारी मार्जिन 1400 से 1500 के बीच होनी चाहिए, जो इस बार कम से कम 1700 के आसपास रहने की उम्मीद है। सो हमें लगता है कि ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन हमारी बेटर हुई हैं। हाँ, सब्सिडी के जाने से डेफिनेटली वो प्रेशर है। ठीक बात, तो इस एबरेशन को एडजस्ट करने की जरूरत है, तब असल में आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस कंपनी की समझ में आएगी। ये थे स्टार सीमेंट के सीईओ साहब संजय गुप्ता जी। गुप्ता सर धन्यवाद, और डिटेल में आज पूरा धंधा समझाने के लिए स्टार सीमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के हेड ऑफ रिसर्च से जानेंगे ब्रेक के उस पार कि स्टार सीमेंट में हम लोग की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है।